अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसी। मार्केट के सेंटिमेंट्स एक पॉजिटिव डायरेक्शन में नज़र आ रहे थे। स्टार्टिंग ऑफ द डे हमने देखा मार्केट में एक रैली विटनेस की गई, जैसे कि कल के सेंटिमेंट्स थे वैसे ही आज भी हमने स्टार्टिंग ऑफ द डे मार्केट के अंदर एक एंथुजियाज्म देखा, लेकिन उसके बाद हमने देखा एक प्रॉफिट टेकिंग विटनेस की गई और फाइनली इंट्राडे लो भी बनाया गया। आज के दिन मार्केट के अंदर हम कह सकते हैं बियर्स का होल्ड एंड के यानी कि क्लोजर के टाइम पे थोड़ा सा आते हुए दिखाई दिया। इस सेंस में कह सकते हैं कि प्रॉफिट टेकिंग थी, उसको रूल आउट भी नहीं किया जा सकता। दिस इज द रीजन कि आज के दिन मार्केट के अंदर एक नेगेटिविटी और हम कह सकते हैं रेंज बाउंड सिचुएशन देखी गई। 44,000 का लेवल इंटैक्ट दिखाई देता है, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन आज के दिन फ्लैट नोट विटनेस की गई है। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं, क्या रही परफॉर्मेंस। ओपन हुई मार्केट 44,339.95 के लेवल पर। हायर साइड मार्केट गई 44,594.66, लोअर वाज 44,122.13 एंड फाइनली क्लोजर 44,177.07 का, यानी कि 162.88 का डिक्लाइन आज के दिन देखा गया। टर्नओवर में करंटली 223.08 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। कल के मुकाबले में डिक्लाइन देखा जाता है 15.34 मिलियन शेयर्स का एंड वैल्यू रही 8.68 बिलियन रुपीस। वॉल्यूम लीडर्स में ओनली वन स्क्रिप्ट बीइंग इन रेड टेरिटरी। WTL इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.07 के डिक्लाइन के साथ। 2.12 पे क्लोजर। 21.71 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। TRG पार्क सेकंड स्कॉट पे 1.83 का इजाफा हम देख रहे हैं। TRG पार्क अगेन वॉल्यूम लीडर्स में भी दिखाई दे रहे हैं और डेली बेसिस पे दिखाई दे रहे हैं। 116.24 पे क्लोजर। 20.92 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड एंड लास्टली सिनर्जी 0.36 का गेन देखा गया। 6.53 पे क्लोजर रहा। 18.72 का कारोबार रहा। आज कुछ ऑयल स्क्रिप्ट्स और हम कह सकते हैं अनकन्वेंशनल स्क्रिप्ट सामने आए जो काफ़ी अरसे से लाइम लाइट में नहीं थे, वहाँ भी बाइंग देखी जा रही है। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करने वाले हैं जर्नल इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में, जो ऑनगोइंग सिनेरियो है। इसके साथ साथ टेक्सटाइल सेक्टर के बारे में भी बात करेंगे। टेक्सटाइल अपैरल पॉलिसी अनाउंस की गई है और बहुत इस पे जो है वो एक इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जिससे ज़्यादातर एक फ्रेंडली सिचुएशन पैदा हो जाएगी एक्सपोर्ट को प्रमोट करने में, टेक्सटाइल सेक्टर को एग्जैजरेट करने में। वी हैव गेस्ट इन द स्टूडियो, इस वेरी स्पेशल गेस्ट, उनको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। मजहर नासिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम मजहर साहब। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द शो। थैंक यू। मजहर साहब, बात हो रही है टेक्सटाइल अपैरल पॉलिसी की, बात हो रही है इकोनॉमिक कंडीशन की। चीज़ें बेहतर से बेहतरीन होती जा रही हैं, हम देख रहे हैं डे बाय डे कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट होती जाती है, लेकिन यहाँ पे एक और फियर है ओमिक्रॉन का। वो कैसे केटर किया जाएगा इन तमाम सिचुएशन को स्पीड अप करते हुए, और एक तरफ एक चैलेंज है जो सर उठा रहा है उसको रोकते हुए। देखिए, जहाँ तक तो कोविड का ताल्लुक है, पाकिस्तान ने ये पूरी दुनिया को प्रूव किया कि जिस तरह उन्होंने कोविड को पिछले 2 सालों में फ़ाइट किया है और उसको ऑर्गेनाइज तरीके से, प्लान तरीके से लेके चलें, तो उसमें पाकिस्तान दुनिया के तमाम मुल्कों में टॉप पोजीशन पे रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जिस वक्त ये NCOC जो अपना काम कर रही है और जिस खूबी के साथ उन्होंने पहले काम किया है, दे विल बी एबल टू टैकल विद ओमिक्रॉन ऑल्सो। और मैं उम्मीद यही करता हूँ कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कोई एक्शन लिया जाएगा कि इससे पहले कि जिस तरह ये दुनिया में, यूरोप में बढ़ता जा रहा है, उसी लेवल, उसी स्पीड के साथ हम अपना काम पाकिस्तान में NCOC जारी कर दें, शुरू कर लें। राइट। और इसके साथ साथ ये तो NCOC का काम है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान को भी वो तदाबीर लेनी पड़ेंगी अपनी इंडस्ट्री के लिए, अपनी इकॉनमी के लिए, कि अगर खुदा न खास्ता ये ऐसी पोजीशन आती है दुनिया भर में, तो हम अपनी एक्सपोर्ट्स को किस तरह केटर करेंगे, या हम क्या लायामली इख्तियार करेंगे जिसमें हमारी इकॉनमी के ऊपर इम्पैक्ट ना आए। तो मेरा मकसद ये है कि वक्त अभी है, जब खुदा न खास्ता हालात ख़राब हों उस वक्त की बात ना हो, आज से ही उस पर इम्प्लीमेंटेशन और प्लानिंग स्टेज शुरू हो जाए। राइट, इम्प्लीमेंटेशन और प्लानिंग स्टेज स्टार्ट कर दिया जाए। चलें जी, हमारे साथ ओवर कॉल हिना आयरा साहिबा मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। आप इकोनॉमिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम हिना, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू।
हिना, सबसे पहले हमें ये बताइए कि जैसा कि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ आ रही हैं डे बाय डे, डिफरेंट इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट की जानिब से। अब कल ही टेक्सटाइल पॉलिसी की भी अनाउंसमेंट की गई है, क्या समझते हैं कितना बेहतरीन इनिशिएटिव होगा ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए? देखिए, जो इस बार मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से टेक्सटाइल पॉलिसी अनाउंस की गई है फॉर 5 इयर्स, दैट इज 2020 से 2025 तक की, जो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी के आगे रिकमेंडेशन रखी गई, उसमें फोकस ये किया गया है कि एक्सपोर्ट ओरिएंट सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाए। पावर इश्यूज जो हैं, जो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को इस टाइम पे फेस करना पड़ रहे हैं पिछले कई सालों से, या पिछली कई दहाइयों से भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, उस पर फोकस रखा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने इंडस्ट्री सेक्टर को सपोर्ट किया जाए, पावर सप्लाई को यकीनी बनाया जाए और कॉम्पिटिटिव रेट्स पर पावर प्रोवाइड की जाए, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी है या गैस है। जिस इंडस्ट्री में जिस मॉड पे भी काम हो रहा है, इंडस्ट्रियलिस्ट को उस हवाले से फैसिलिटेट किया जाए। और अगर बात की जाए टेक्सटाइल की, तो देखिए पाकिस्तान की इकोनॉमी में जितना कंट्रीब्यूशन टेक्सटाइल सेक्टर कर रहा है, कोई और इंडस्ट्री नहीं है जो इतना कंट्रीब्यूट कर रही हो हमारे एक्सपोर्ट्स में। और दूसरा, टेक्सटाइल पाकिस्तान की बैकबोन इकोनॉमी की हमेशा से रही है अगर हम एक्सपोर्ट सेक्टर की बात करें, लेकिन पिछले चंद सालों से बहुत सारे मसाइल का सामना है टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो कॉम्पिटिटिव रेट्स का ना होना, साथ ही साथ जो इंटरेस्ट है उसका बढ़ जाना, उसमें एक तवाज़ुन बरकरार रखना बहुत ज़रूरी होता है। इस टाइम का सबसे बड़ा चैलेंज जो टेक्सटाइल सेक्टर फेस कर रहा है वो ये है कि उनको कंसिस्टेंसी चाहिए, 5 साल 10 साल की एक पॉलिसी चाहिए, और वो पॉलिसी 10 साल तक, कम से कम 10 साल तक चलनी चाहिए, ताकि जो भी इंडस्ट्री लगा रहा है पाकिस्तान में वो अपनी प्लानिंग अगले 10 साल की उस हवाले से कर सके, ना कि ये कि हर 2 साल के बाद पॉलिसी चेंज हो रही हो और उसमें फिर इंडस्ट्री को जिस तरह से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़े चैलेंजेस यही होते हैं कि अराउंड दी ग्लोब जो रेट चल रहे होते हैं मार्केट के, पाकिस्तान उस रेट पे कम्पीट नहीं कर पाता, और जो भी मार्केट प्रोडक्शन है वो दूसरे मुल्कों से कराई जाती है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल हम बांग्लादेश ले सकते हैं, वियतनाम की एग्जांपल हमारे सामने है। लेकिन आज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इस हवाले से जो इकदाम उठाए गए हैं और इस बार जो पॉलिसी लाई गई है वो इस लेवल की पॉलिसी है कि हम इंशाल्लाह बहुत जल्द अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को तमाम फैसिलिटेशन वियतनाम, बांग्लादेश और हमसाया ममालिक की इस टाइम से जो मार्केट चल रही है, प्रोडक्शन रेट है, कैपेसिटी है, उसके बराबर नहीं तो एटलीस्ट हम कंपीटिंग लेवल पे आ सकते हैं। और ये पॉलिसी, इसमें इनपुट लिया गया है डिफरेंट सेक्टर से, ना सिर्फ टेक्सटाइल बल्कि जितनी इंडस्ट्री इस टाइम पे पाकिस्तान में काम कर रही है उनसे इनपुट लेने के बाद ये रिकमेंडेशन आके गई हैं, जिनको अनाउंस कर दिया गया है पॉलिसी को। मजीद इस पर काम जारी है, और अगर कंसिस्टेंसी के साथ ये पॉलिसी 5 साल तक इम्प्लीमेंट की जाती है तो हमारे टेक्सटाइल सेक्टर में खासा तब्दीलियाँ और अच्छी मस्बत तब्दीलियाँ आने की उम्मीद है। राइट, अच्छी तब्दीलियां आ सकती हैं। और ऑब्वियसली अब ये हम $25 बिलियन की जो एक्सपोर्ट पे जा रहे हैं, तो आप समझते हैं कि 2025 तक की जब ये अपैरल पॉलिसी दी गई है तो हमारे टारगेट्स क्या होंगे? क्या हम $50 बिलियन क्रॉस कर लेंगे? हिना, आप सुन सकती हैं हमें? जी बिल्कुल, मैं सुन पा रही हूँ आपको भी। जी हिना, आपको आवाज़ आ रही है? मैंने पूछा कि अभी जो पॉलिसी चल रही है इस पे $20 बिलियन की अभी हमारी एक्सपोर्ट दिखाई देती है, तो क्या समझती हैं आप कि 5 साल की अपैरल पॉलिसी दी गई है 2025 तक, कहाँ पे हम जाके स्टैंड करेंगे? क्या हमारी $50 बिलियन तक की एक्सपोर्ट हो जाएगी, समझती हैं आप? देखिए, टारगेट जो रखा गया है, अगर तो हम कंसिस्टेंसी के साथ इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं, इसमें रैपिडली चेंजेस हम नहीं लाते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ महीनों पे मजीद ये पॉलिसी नहीं हो सकती। देखिए, जो इंडस्ट्री लगती है उसकी सालों की प्लानिंग होती है, कम से कम 10 साल की पॉलिसी इस चीज़ के लिए ज़रूरी होती है। 10 नहीं हो सकती तो 5 साल की तो लाजमी होती है, जिसमें इंडस्ट्री को अपनी प्लानिंग करनी होती है, उनकी मार्कशीट्स, बाकी सब चीज़ें, एटलीस्ट 5 ईयर्स का टाइम पीरियड चाहिए होता है। अगर हम इस पॉलिसी को ज़्यादा चेंज नहीं करते, इंटरेस्ट रेट पे हम काबू रखते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ऊपर नहीं जाता, साथ ही साथ पावर के इश्यूज को हम कंट्रोल में रखते हैं
اور اس کے علاوہ جتنے ایشوز ہمارے ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں پالیسی لیول پہ جو ہمارے انڈسٹریز کو سامنا کرنا پڑتا ہے کمپیٹ کرتے ہوئے انٹرنیشنل مارکیٹس کو. اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم اسٹیٹ بینک اور ڈالر کو قابو میں رکھتے ہیں, اسٹیٹ بینک کی جو پالیسیز ہیں وہ لینئنٹ رہتی ہیں, ایکسپورٹ اورینٹ سیکٹر کو فیسیلیٹیٹ کرنی ہے, تو ہم بالکل یہ ٹارگیٹ اچیو کر سکتے ہیں. تو ہنا کیسے رکھیں گے ڈالر کو قابو اور انٹرسٹ ریٹ کو قابو؟ جو سچویشن دکھائی دیتی ہے صرف ایک سیکٹر کو انیشیٹو, ایک سیکٹر کو ایک میجر لگانے کے لیے ہم چیزوں کو جو ہے وہ مس مینج تو نہیں کر سکتے نا. مطلب انٹرسٹ ریٹ کو کنٹرول کرنا ابھی جو ہے وہ 9.75 دکھائی دے رہا ہے, تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ ٹیکسٹائل سیکٹر کے لیے کتنا فرینڈلی ہے یہ؟ دیکھیں صرف ٹیکسٹائل سیکٹر کی بات نہیں ہے, جتنے بھی پروڈکشن سیکٹرز ہیں ان کو اگر ہم نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے تو بیسک جو چیزیں ہیں انٹرسٹ ریٹ کو کم سے کم رکھنا اور پالیسی کو ایٹ لیسٹ کچھ سالوں تک ایک ہی طرح سے چلنے دینا, اور ساتھ ساتھ پاور کے ایشوز کو کنٹرول. اور سب سے بڑا فیکٹر جو ڈالر والا فیکٹر ہے یہ پوری دنیا میں امپلیمنٹ ہوتا ہے. اگر ہمیں اپنے ایکسپورٹ سیکٹر کو دنیا کے ساتھ کمپیٹ کروانا ہے تو ہمیں ڈالر اور روپی کے بیچ میں ایک بیلنس, ریکوائرڈ بیلنس جو ہے وہ رکھنا ہوگا, تبھی ہم یہ ٹارگیٹ اچیو کر سکتے ہیں. ادروائز ہمارے پاس بہت بڑے بڑے کمپٹیٹرز اپنے ریجن میں موجود ہیں, دنیا کی بات تو ہم بعد میں کریں گے. اگر ہمیں یہ ٹارگیٹ اچیو کرنا ہے تو ہمیں اس پالیسی پہ اسٹک رہنا پڑے گا, اس کو ہم بار بار چینج نہیں کر سکتے. ساتھ ہی ساتھ جو آپ بات کر رہی ہیں بالکل باقی سیکٹرز بھی اس میں انوالو ہوتے ہیں, لیکن ہمارے بینکنگ سسٹم کا رول اور ساتھ ہی ساتھ ڈالر کو کنٹرول میں رکھنا یہ ڈائریکٹلی ریلیونٹ ہے ٹیکسٹائل سیکٹر کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں. ویل دس از دا ایشو روپی ڈالر پیرٹی جو ہمیں نظر آتا ہے. تھینک یو سو مچ ہنا آئرہ صاحبہ, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, کافی ڈیٹیل انالیسس. ہم نے ٹیکسٹائل پالیسی کے بارے میں بات کی اور خاص کر جو اپیرل پالیسی اناؤنس کی گئی ہے اس کے بارے میں بات کی. ابھی ایک بریک شامل کرتے ہیں پروگرام میں, ہمارے ساتھ رہیے. KASB K-Trade لایا انویسٹمنٹ کی سہولت تمام پاکستانیوں کے لیے. اب پاکستان سٹاک مارکیٹ میں آپ پاکستان کی ٹاپ کمپنیز کے حصے دار بن سکتے ہیں, وہ بھی نہایت ہی آسان طریقے سے. بس K-Trade ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پائیں ریسرچ پورٹل تک رسائی, سب سے کم چارجز اور گھر بیٹھے پائیں بہترین سرمایہ کاری کا موقع کہیں بھی کبھی بھی. KASB K-Trade, اب انویسٹمنٹ کرے ہر کوئی. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ٹیکسٹائل کے حوالے سے, ابھی مظہر ناصر صاحب موجود ہیں, ان سے مزید بات کرتے ہیں. مظہر صاحب, ٹیکسٹائل پالیسی کے حوالے سے آپ نے ہنا کا بھی کامنٹ سنا. اوور آل دکھائی یہ دے رہا ہے کہ پالیسیز کی جو کنسسٹنسی ہے وہ ضروری ہے, ایک کنٹینیوٹی ہوگی تو ہی ریزلٹ سامنے آئیں گے. پازیٹیو ریزلٹس کے لیے کتنی کنسسٹنٹ ہونی چاہیے پالیسی؟ اینڈ سیکنڈ تھنگ از دیٹ کہ وہی کوشچن میں آپ سے بھی کروں گی کہ 2025 تک آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہے ٹیکسٹائل کے حوالے سے؟ دیکھیے, جو بھی ہما نے باتیں کی اس میں کچھ باتیں بالکل صحیح ہیں, لیکن فارچونیٹلی جب یہ ٹریڈ پالیسی کی میٹنگز ہو رہی تھیں انیشیل, اس کے اندر میں بھی منسٹری آف کامرس کے ساتھ اس میں شامل تھا, اور میں نے خود دیکھا کہ ٹیکسٹائل والے بھی آئے ہوئے تھے جو ان کے ایسوسیشنز کے ہیں, اور وہ اپنی ان پٹ اس کے اندر دے رہے تھے. ہمیں 2-3 چیزوں کا فیصلہ کرنا پڑے گا. پہلے تو میں آپ کے پوائنٹ ٹو پوائنٹ پہ اگر آ جاؤں تو آپ دیکھیے کہ جو ٹیکسٹائل پالیسی آئی ہے بہت اچھی آئی, لیکن آج یہ ٹیکسٹائل پالیسی پیپر کے اوپر ہے. جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے اس کی امپلیمنٹیشن کس طرح ہوگی. ابھی ہم نے ڈالر کی بات کی ہے, اب انفارچونیٹلی ڈالر کی پیرٹی روپی کے ساتھ تبدیل نہیں ہوگی جب تک آپ کی امپورٹس جو ہیں اس کو آپ ریڈیوس نہیں کریں گے. تو آپ ایک طرف تو ڈالر بڑھا رہے ہیں, اگر آپ آج کا فگر لیں گے تو آج کے فگر کے مطابق اگر آپ کی $40 بلین کی امپورٹ ہے
तो अभी आपने $12 बिलियन की एक्सपोर्ट की है, बिल्कुल तो नहीं हो रहा ना। सो डॉलर बढ़ता ही इसलिए कि जब उसकी डिमांड ज़्यादा होती है। डिमांड किस वक्त होती है कि जब आपकी इंपोर्ट स्टेज के ऊपर चीज़ें ज़्यादा हों या आपकी एक्सपोर्ट कम हो रही हो। तो ऑब्वियसली हमें अपनी एक्सपोर्ट्स का मालूम है। हमने हर चीज़ को इस पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है कि पाकिस्तान में वी हैव वन ऑफ द चीपेस्ट लेबर। एवरेज में $100 की सैलरी ले रहे हैं आप। yeah. कभी कोर्ट में चल रहा है तो कहीं वो 19,000, कहीं 20,000 या 21,000, लेकिन $100 की आपकी वैल्यू है। अनस्किल्ड लेबर की बात कर रहा हूँ। राइट। आप इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं, इंटरेस्ट रेट विल बी डिराइव्ड अगेन लुकिंग एट योर इन्फ्लेशन, क्योंकि आप जो हैं डिमांड ड्रिवन इन्फ्लेशन की तरफ नहीं जा रहे। आप तो इस वक्त मुल्क की इस इन्फ्लेशन पे जा रहे हैं जो गवर्नमेंट की कुछ अच्छी पॉलिसीज के वजह से आपकी इकोनॉमी हॉट हो गई थी ड्यूरिंग द कोविड टाइम। आपने ये देखना है कि अगर हम टेक्सटाइल्स पे जा रहे हैं तो ऐसी क्या चीज़ है जो टेक्सटाइल्स में दूसरे लोग कर रहे हैं और हम नहीं कर रहे। मैं आपको हमेशा ये कहता हूँ कि रीजनल बिजली, रीजनल गैस से हम compete नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए अपने आप को कंपैरिजन वाइज, कि उनकी स्ट्रेंथ्स कुछ और हैं, हमारी स्ट्रेंथ्स कुछ और हैं। राइट। हमने अपनी कॉटन बेस को बेहतर करना है, हमने अपनी कॉटन की यील्ड को बेहतर करना है, जिसकी वजह से हुकूमत पाकिस्तान एग्रो के अंदर लोन्स दे रही है। और इस पॉलिसी के अंदर ये भी आया कि कॉटन की यील्ड बढ़ाने के लिए प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाएगी। तो अगर ये काम होगा तो आप इवेंचुअली देखेंगे कि कॉस्ट ऑफ कॉटन जो है यील्ड पर एकड़ हेक्टेकर जो गिरी हुई है वो और बेहतर हो जाएगी। हम इंपोर्ट्स कर रहे हैं, बहुत से एंसिलरीज हैं जो इंपोर्ट होती हैं, हम उन एंसिलरीज को किस तरह मजीद रिड्यूस करें ड्यूटीज़ के आपके री एक्सपोर्ट के लिए वो और बेहतर हो सके। अच्छा मुझे साहब, ये बड़ा एक बात की जाती है कि तमाम चीज़ों में से हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है। किसी चीज़ का होता है समटाइम्स, या फिर कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो हमारे पास अभी तक अवेलेबल नहीं होते। कोई हम पूरी एक गाड़ी की बात करें तो हम बना लेंगे, लेकिन कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो हमें इम्पोर्ट करके ही मंगवाने पड़ेंगे। तो क्यों ऐसा अभी तक देखिए, मैं ये मुख्तार नहीं हो पिछली जाते? गवर्नमेंट्स के अंदर भी ये बात कर चुका हूँ कि ये हमारी पॉलिसीज़ की वीकनेसेस हैं। मैंने लास्ट टाइम, एक हट के बात हो जाएगी, लेकिन मैंने आपसे लास्ट टाइम भी ये कहा कि 20 साल हो गए टोयोटा और होंडा को पाकिस्तान में बनते हुए, क्या हमने एक गाड़ी एक्सपोर्ट की? हम डिलीशन प्रोग्राम में उनको एडवांटेज तो देते रहे और हमें उनके मुल्क जहाँ से वो गाड़ियाँ आती हैं वहाँ से लोन्स तो मिलते रहे, लेकिन क्या हमने एक्सपोर्ट के ऊपर तवज्जो दी कि आपने तो गाड़ी एक्सपोर्ट करनी है? अब हो रहा है? कहाँ हुआ? अभी तक नहीं हुआ। पॉलिसी आपकी इस तरह आनी चाहिए कि आप गाड़ियों को एक्सपोर्ट करें, बाबर करें इन मल्टीनेशनल कंपनीज को कि जब अपने ब्रांड्स आप ला रहे हैं, ठीक है वो एक फेज था कि जी आपके पास पहले तो गाड़ियां बनना शुरू हो जाएं, लेकिन आप अगर उनको फैसिलिटेट करेंगे और बेहतर प्रॉफिटेबिलिटीज जो उनके मौजूद हैं मिलेंगे तो खुद वो यहाँ पे आएंगे। लेकिन आपकी पॉलिसीज में ये वीकनेस है कि आप उसको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं बनाते। इसी तरह अगर आप टेक्सटाइल्स में आ जाएंगे तो हम बात करते हैं हमारे बायर्स कौन है। हम रीजन को ना देखें, हम देखें यूरोप में, अमेरिका में हमारे बायर्स कौन है, बाइंग हाउसेज हैं। उन बाइंग हाउसेज से हमारी क्या रिलेशनशिप है, जो हमारे कमर्शियल काउंसलर्स हैं पूरी दुनिया में वो क्या प्रमोट कर रहे हैं आपके प्रोडक्ट्स को। उसके साथ साथ जो चीज़ आपने देखनी है वो ये है कि इन बाइंग हाउसेज के ऑफिसेज यहाँ खुले हैं पाकिस्तान के अंदर, बहुत से खुले हुए हैं, टेक्सटाइल्स में बहुत से खुले हुए हैं। आप उनको बुलाएं और उनकी बात मत समझें कि उनके क्या इश्यूज हैं। मैं अभी किसी बाइंग हाउस की किसी आदमी से ही बात कर रहा था किसी से, और ये शायद 2 साल पुरानी बात है। तो उनका कहना ये था कि यार मसला ये कि जो आदमी कपड़ा बना रहा है वो एक्सपोर्टर नहीं है, लेकिन जब वो कपड़ा एक्सपोर्टर को देता है फिनिशिंग के लिए तो उसमें भी उसको सेल्स टैक्स के इश्यूज हैं, उसके अंदर भी इन बिटवीन इश्यूज हैं। तो गवर्नमेंट को ये आसानी पैदा करनी पड़ेगी कि वो जो डिफरेंट लेवल्स हैं एंड एक्सपोर्टर के पास, फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम कॉटन टिल द एक्सपोर्टर, उस पूरी चेन को ठीक करें। टेक्सटाइल पॉलिसी के अलावा जो एक्सपोर्ट पॉलिसी दी गई है उसके अंदर भी कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। लेकिन मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ कि आप अगर बिजनेसमैन को क्या चाहिए, चाहे वो इंपोर्टर हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, एक्सपोर्टर हो, उसको आसानी चाहिए, उसको स्टेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी चाहिए और उसको प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए। जहाँ पे आसानी होगी, स्टेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी होगी और आप क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रॉफिटेबिलिटी आपके पीछे आएगी। ये नोन फैक्ट है। बात सारी यही है कि आप इस चेन को ठीक करें,
कि रॉ मटेरियल से लेकर जो एंड एक्सपोर्टर है, मैंने वर्ड एक्सपोर्टर इसलिए इस्तेमाल किया कि तमाम मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर्स नहीं है, उस चेन को अगर आप ठीक करेंगे तो इसमें भी वो बहुत सी कॉस्ट्स मौजूद हैं। ये भी हम बिल्कुल इंटरकनेक्टेड हैं एक चेन की तरह, जैसे डॉलर की प्राइस हो गई या इन्फ्लेशन जैसे कि मजहर साहब ने कहा, या फिर इन्फ्लेशन के अलावा पॉलिसी रेट हो गए, तो ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहे होते हैं, ये ऑटोमेटिक जनरेट कर रहे होते हैं। पाकिस्तान का टेक्सटाइल एंटरप्रेन्योर दुनिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में हिस्सा है कि 2030 तक चाइना की 40% बिजली जो है वो सोलर से बनेगी। कॉस्ट नहीं है। आप यूएई ले लीजिए, उन्होंने सबसे बड़ा सोलर पार्क लगाया, उनकी क्या कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। जब आपकी हुकूमत, लास्ट टाइम भी आकर मैं यही आपसे बात करता रहा कि हमारी बिजली की कॉस्ट महंगी है, हम फर्नेस ऑयल पे आ जाते हैं, फिर हम सेकुलर डेट के इश्यूज़ पे आ जाते हैं, फिर हम इसकी डिफरेंट इश्यूज़ पे आ जाते हैं कि हम अगर विंड मिल्स पे जा रहे थे तो कितने सेंट्स की थी और 60 सेंट पे हम ले आए, उसमें कितना एडवांटेज है और नहीं। बात यह है आप सोलर को फ्री कर दें 25 साल के लिए, सोलर की गाड़ी लाएं, इलेक्ट्रिक गाड़ी लाएं, सोलर की बिजली बनाएं। अगर पैसा बन रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है तो पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर को हो रही है। अगर वो पैसा बनाएगा तो मज़ीद इन्वेस्ट करेगा। हम एक व्यू से देखते हैं, दूसरी व्यू से नहीं देखते, और इसमें हुकूमतों से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी प्ले करती है। अगर ब्यूरोक्रेसी आकर ये कह दे कि सर ये करने से तो गज़ब हो जाएगा, तो जो साइन करने वाला है वो भी 2 दफ़ा रुक जाता है कि भाई कोई मेजर प्रिकॉशंस ना आ जाए। गवर्नमेंट का काम यही है कि आप बिजली फराहम करें, गैस फराहम करें, लेकिन उस किस कॉस्ट पे आप फराहम कर रहे हैं। अगर आप मुझे महंगे इंपुट्स देंगे और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं ही सिर्फ एफिशिएंट हूं और मेरी इंटरेस्ट रेट भी हाई हो और फिर मैं इसको एक्सपोर्ट कर सकूं, मैं जब दुनिया की मंडी में जाऊंगा तो मैं एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि दूसरे मुल्क हैं जहां पे सोलर लगा हुआ है, उनकी गैस नहीं, RLNG अगर है, ये ऑयल बेस्ड है, उनकी कॉस्ट कम है, उनकी कॉस्ट के साथ आप कैसे कंपेयर करेंगे। हमें एनर्जी जो मैं आपको बताऊं, जो एक्सपोर्ट करते हैं, हाँ। जो एक्सपोर्ट करते हैं, बड़ा बहादुरी का काम है, क्योंकि जब आप इंटरनेशनल मार्केट में compete करते हैं तो क्वालिटी तो अपनी जगह है, लेकिन प्राइस ऑल्सो मैटर्स। ये आज की वो एक्सपोर्टर्स नहीं है जिनके मार्जिन्स फिनोमिनल हुआ करते थे, क्योंकि बाइंग हाउसेस दुनिया भर में इतने स्प्रेड हो चुके हैं और उनके पास उनकी इतनी इंफॉर्मेशन आ चुकी है, तो वो सेंट टू सेंट के ऊपर भी आपसे लड़ते हैं और compete करते हैं। तो बात यही है कि गवर्नमेंट का काम ना सिर्फ फरहमी है, बल्कि लो कॉस्ट फरहमी है। मजहर साहब, कमोडिटी प्राइस इतने हाई हो गए हैं कि इन्फ्लेशन ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे दिखाई देती है और ग्लोबली इन्फ्लेशन दिखाई दे रही है, तो फिर सिर्फ पाकिस्तान के लिए कहना कि इन्फ्लेशन है या इसको कंट्रोल किया जाए और इंटरेस्ट रेट कम किए जाए, तो ये कैसे मैनेज होगा? क्योंकि ऑलरेडी आपको जब चीज़ें बाहर से ही महंगी आ रही हैं, चाहे ऑयल की बात करें या डिफरेंट कमोडिटी की बात करें। देखिए, अशिया का महंगा होना इतना ज़रूरी नहीं है। अगर इन्फ्लेशन होती है तो वो भी एक हद तक बर्दाश्त की जाती है, लेकिन किस किस्म की इन्फ्लेशन हो रही है, इसको तो मैं आपकी कामयाबी कहूँगा गवर्नमेंट की, कि जो कोविड के अंदर जिस तरह उन्होंने उसको कंट्रोल किया, और कंट्रोल के साथ साथ उन्होंने जो पॉलिसीज़ दी, कंस्ट्रक्शन की पॉलिसी दी, दूसरी पॉलिसीज़ दी, उससे आपकी इकॉनमी के अंदर एक बूस्ट आया। और दुनिया जब एक जगह बंद हो रही थी तो पाकिस्तान के अंदर वो इकोनॉमी तेजी की तरफ थी, बिल्कुल, और बहुत जबरदस्त तेजी की तरफ, इतनी तेजी की तरफ आ गई, इतनी तेजी की तरफ आ गई कि आपके इन्फ्लेशनरी रेट्स बढ़ना शुरू हो गए। एट द सेम टाइम दुनिया खुल गई, तो जब दुनिया खुली तो आपका ब्रेंट, पहले आप $40 पे ले रहे थे, फिर आपको अकसात भी मिली हुई थी, अब आपका ब्रेंट जो है वो क्रॉस कर गया, अभी भी गिरा है लेकिन उस लेवल पे तो नहीं जो 40 का लेवल था। इसी तरह आप गोल्ड की प्राइस ले लें, कमोडिटीज़ की प्राइस ले लें, अब आप स्टील की प्राइस ले लें, तो स्टील पाकिस्तान में स्क्रैप से बनता है ज़्यादातर। पहले स्क्रैप $350 का आता था, आज $550 और $600 पे स्क्रैप चला गया। पॉइंट के फिर यहाँ पर रॉ मटेरियल तो की अवेलेबिलिटी क्यों नहीं है? हमारे पास है, हमारे पास पंजाब के अंदर आयरन ओर निकला था, अब आयरन ओर को निकालना और उसको प्रॉपर डेवलप करने की बात है, और उसमें क्या क्या हमारे पास कितने रिजर्व्स हैं कि आपकी स्टील इंडस्ट्री को वो मिल सके। तो बात ये है कि गवर्नमेंट को उस इंडस्ट्री को इंसेंटिव देना चाहिए जिसके एटलीस्ट 80% रॉ मटेरियल पाकिस्तान में हो, उसको
खुला आप इंसेंटिव दे, ये ना कहें कि एक्सपोर्ट आपने की है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर का जिक्र किया, जब कंस्ट्रक्शन सेक्टर को एक ये ज़बरदस्त सी स्कीम या पैकेज दिया गया, कंस्ट्रक्शन पैकेज आने के बाद बहुत फ्लरिश करी ये इंडस्ट्रीज से साथ साथ जितनी अलाइ इंडस्ट्रीज थी उन सब की पोजीशन बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही थी। लेकिन एट द सेम टाइम क्या हुआ कि स्टील प्राइसेस अप हो जाते हैं जिसका इम्पैक्ट उनकी पूरी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पे आ जाता है। दिस इज़ द रीज़न कि वो पॉलिसीज कंसिस्टेंट नहीं रह पाती। देखिए, जब आपका रॉ मटेरियल ही इंपोर्ट हो रहा है, गवर्नमेंट उसको ज़ीरो ड्यूटी भी कर देती है, तो आपका अगर $350 के इंटरनेशनल मार्केट में था और आज वो $600, $550 से $600 पे चला गया है, तो पहले आपका डॉलर 150 रुपए पे स्टेबल था, आज आप 180 क्रॉस कर गए। राइट, तो आप डॉलर वैल्यू में भी इंक्रीज हो गए और इंटरनेशनल प्राइस भी डॉलर इंक्रीज पे कर मजीद गई। बात करेंगे, अभी एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, स्टे ट्यून्ड। KASB K ट्रेड लाया इन्वेस्टमेंट की सहूलत तमाम पाकिस्तानियों के लिए। अब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आप पाकिस्तान की टॉप कंपनीज के हिस्सेदार बन सकते हैं, वो भी निहायत ही आसान तरीके से। बस K ट्रेड ऐप डाउनलोड करें और पाएं रिसर्च पोर्टल तक रसाई, सबसे कम चार्जेस और घर बैठे पाएं बेहतरीन सरमायाकारी का मौका, कहीं भी कभी भी। KASB K ट्रेड, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। वेलकम बैक नाज़रीन, बड़ी एक्सक्लूसिव टॉक्स हो रही हैं। मज़हर नासिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद बात करेंगे। मज़हर साहब, डॉलर की बात करनी है, लेकिन उससे पहले मैं गैस के हवाले से बात करना चाहूँगी। विंटर सीज़न है, गैस की क्या सिचुएशन नज़र आती है, और रेजिडेंट्स को छोड़ के अगर इंडस्ट्रीज़ को दे दी जाए थोड़ा सा तो एक बर्दाश्त हो जाता है। इंडस्ट्रीज़ हमारी फ्लरिश करनी चाहिए क्योंकि सनतें चलेंगी तो ही ये मुल्क चलेगा। देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर आप सनतों की बात करती हैं तो दुनिया में शायद 3 मुल्क हैं जहाँ पे गैस की फरहमी जो है वो आपके डोर स्टेप तक है, आपके घर तक गैस की लाइन आ रही है। ईरान है, पाकिस्तान है, लेकिन आप इसके अलावा अगर यूरोप और अमेरिका में चले जाएं तो वहाँ गैस की लाइनें ना डोमेस्टिक होती ही नहीं है। अच्छा, आप सिलेंडर्स खरीदते हैं और सिलेंडर्स आपके घर का चूल्हा चलाते हैं, या उनकी बिजली इस कॉस्ट पे होती है कि वो इलेक्ट्रिक ओवन्स चलाते हैं। तो जहाँ तक है बात, मैंने आपको बताया ये शायद ईरान में तो है, पाकिस्तान में है, शायद 3 मुल्क थे, मुझे तीसरा याद नहीं आ रहा। राइट, दुनिया में कहीं पे गैस के पाइपलाइंस नहीं है, डोमेस्टिक को नहीं जाती, वो जाती ही इंडस्ट्री को है। मैं हमेशा से ये बात करता हूँ कि हम CNG के अंदर गैस क्यों दे रहे हैं। आप इस गैस को दीजिए अपनी एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री में, और गैस को दीजिए उस इंडस्ट्री में जो आपकी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की इंडस्ट्री है। अगर लोग यहाँ पे काम करेंगे, पैसे कमाएंगे, तो CNG की जगह पेट्रोल भी डाल सकते हैं गाड़ी के अंदर। बिल्कुल, अगर उनके पास पैसे होंगे तो सिलेंडर खरीद के दुनिया भर की तरह वो गैस ला सकते हैं। पाकिस्तान के रिजर्व्स गैस के डिप्लीट करते जा रहे हैं। ये पिछली हुकूमतें भी बात करती रही हैं और ये हुकूमत भी करती रही है। देखने की बात ये है कि हमने ऑयल की फरहमी के लिए क्या ऑयल रिगिंग और ऑयल की एक्सप्लोरेशन पे ज़्यादा तवज्जो दी है, और अगर दी है तो उसके रिजल्ट्स क्या हैं। शेल गैस पे एक ज़माने में काम हो रहा था, लेकिन शेल गैस दुनिया भर में, अमेरिका में इंक्लूडेड, उसकी कॉस्ट इतनी हाई है कि उसकी तरफ अब काम नहीं हो रहा। बात यही है कि आपने, गैस क्या चीज़ है, गैस आपकी एक BTU देती है, जिस तरह आपको बिजली में भी मिलता है। आप सोलर की तरफ जाएं, अगर आप सोलर ज़्यादा से ज़्यादा 8 महीने पाकिस्तान के अंदर सूरज ही सूरज है आपके पास, तो आप जितने ज़्यादा बिजली की तरफ जाएंगे उतना आपकी कॉस्ट कम होगी। अगर आप सोलर को मज़ीद उसको इंडस्ट्री को बिल्कुल लेवल पे ले आएँ। देखिए, आज हाल ये है कि गांव-गांव सोलर पैनल्स चले गए हैं। बिल्कुल, और बिजली, एक लाइट, एक पंखा एनर्जी ढूंढना चल रहा है। पड़ेगी। हमें चलिए ऑल्टरनेट एनर्जी पे सोलर जाने एनर्जी जाना पे भी है। बात करेंगे, अभी नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। कमोडिटीज और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में देखते चलते हैं। गोल्ड के पर तोला प्राइस 1,25,000, गोल्ड पर 10 ग्राम 1,07,170 रुपीज़, इंटरनेशनल गोल्ड एट पर आउंस $1,796.57, ऑयल WTI पर बैरल $68.88, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $71.58।
करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 198.50, सेलिंग वाज 200.50. यूके पाउंड बाइंग रही 233.50, सेलिंग वाज 236 रुपीस. यूएस डॉलर बाइंग रही 178.70, सेलिंग वाज 180.50. एंड चाइनीज यान बाइंग रही 23.50, सेलिंग वाज 23.90. Saudi Riyal buying at 46.45, selling was 47 rupees. UAE Dirham buying at 49.50, selling was 50 rupees. And Kuwaiti Dinar buying rahi 481.80, selling was 484.30. And lastly, Omani Riyal buying rahi 392.75, selling was 394.78. US डॉलर हमें काफ़ी हद तक हाई फ्लाई करते हुए दिखाई दे रहा है अगेन. और इसके साथ साथ अगर बात की जाए गोल्ड प्राइसेस की तो पर तोला 1,25,000 दिखाई दे रहे हैं. इट मीन्स कि ये भी काफ़ी हद तक हाई फ्लाई पे दिखाई दे रहे हैं. कमोडिटी प्राइस हाइज हैं. मज़र नासिर साहब से पूछते हैं. मज़र साहब, बहुत ज़्यादा हायर साइड पे दिखाई देते हैं. देखिए, आपकी हर चीज़ इकोनॉमी में डॉलर से पेग्ड है, तो जिस तरह आपका डॉलर इंक्रीज़ कर रहा है उसी तरह आपकी तमाम चीज़ें इंक्रीज़ करती जा रही हैं, वो आपके सामने है जी. अब डॉलर इंक्रीज़ करने की सिर्फ एक वजह आपका करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं होता. डॉलर की इंक्रीज़ की वजह मार्केट की परसेप्शंस भी होती है. जब लोग मार्केट में ये फैला दें कि डॉलर शॉर्ट है, डॉलर बढ़ने वाला है, तो बहुत से डॉलर बाइंग की तरफ आ जाते हैं. जब वो बाइंग की तरफ आ जाते हैं तो वो शॉर्ट होना शुरू हो जाता है. हुकूमत एक बहुत अच्छा स्टांस ली है कि आप इतने सर्टन अमाउंट से ऊपर डॉलर नहीं खरीद सकते, या आप अपने थंब इम्प्रेशन के बगैर डॉलर नहीं खरीद सकते. मैं समझता हूँ उससे आप कर्टेल कर पाएंगे, क्योंकि इसके बगैर भी काम अगर हो रहा होगा तो एट हायर कॉस्ट हो रहा होगा, जो वायबल नहीं पड़ता. तो गवर्नमेंट अपने पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये काम कर रही है कि इसको स्टेबल करती जा रही है. लेकिन जिस तरह आपकी एक्सपोर्ट्स बेहतर हो जाएं, आपकी इंपोर्ट स्टेबल लेवल पे आ जाएं, क्योंकि आप एक बात को हम भूल रहे हैं कि हम 60 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट्स पे चले गए थे और कोविड के दौरान हम गिरे हैं. अब गिरने के बाद जब आप उठ रहे हैं तो एक लेवल पे आके आप स्टेबलाइज करेंगे. ये ज़रूर है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इन चीज़ों पे काम कर रही है कि आपके लग्जरी प्रोडक्ट्स को रिड्यूस कर रही है. मेरा कहना ये है कि उन प्रोडक्ट्स को रिड्यूस करें जो पाकिस्तान के अंदर बन सकते हैं. इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लें कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं. देखिए, आपको उस इंडस्ट्री की तरफ रिलीज देना पड़ेगा. अच्छा, अब आप सुपर स्टोर्स में जाएं तो शेल्फ्स देखें तो काफ़ी प्रोडक्ट्स पाकिस्तानी नज़र आते हैं. पहले नहीं नज़र आते थे. अब मैन्युफैक्चरिंग हो रही है पाकिस्तान के अंदर. फूड आइटम्स की बात की जाए तो वैल्यू एडेड पे काम हो रहा है, लेकिन अगर चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है तो यहाँ पे रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करने की ज़रूरत है. देखिए, दो चीज़ें हैं. कंसिस्टेंसी, कुछ चीज़ें हैं जिसके आपको रॉ मटेरियल जहाँ मिलेंगे, कुछ चीज़ें जिसके रॉ मटेरियल आपको इम्पोर्ट करने होंगे. मैंने लास्ट टाइम भी आपसे अर्ज किया कि अगर आप कोई चीज़ इंपोर्ट नहीं करते तो वो स्मगलिंग में या बैगेजेस के अंदर सामान आ जाता है, ठीक है, शेल्फ पे नज़र आता है. आप इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स के लिए लाइसेंसेस स्पेशल इशू कर दें रिटेल को कि सिर्फ इन आउटलेट्स के ऊपर इंपोर्टेड प्रोडक्ट मिलेगा और उनसे आप टैक्स लीजिए. आप एक चीज को बंद नहीं कर सकते. हम टीटी भी साइन करते हैं, हम हर चीज को बंद नहीं कर सकते. सर, यहाँ पे मैं आपको पॉज करूंगी. अगेन एक ब्रेक की जाने चलते हैं. स्टे ट्यून. KASP K ट्रेड लाया इन्वेस्टमेंट की सहूलत तमाम पाकिस्तानियों के लिए. अब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आप पाकिस्तान की टॉप कंपनीज के हिस्सेदार बन सकते हैं, वो भी निहायत ही आसान तरीके से. बस के ट्रेड ऐप डाउनलोड करें और पाएं रिसर्च पोर्टल तक रसाई, सबसे कम चार्जेस और घर बैठे पाएं बेहतरीन सरमायाकारी का मौका कहीं भी कभी भी. KASP K ट्रेड. अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई. वेलकम बैक नाजरीन. बड़े एक्सक्लूसिव गेस्ट हमारे पास मौजूद हैं और बहुत ही कम टाइम है प्रोग्राम के अंदर, तो मैं चाहती हूँ जल्दी जल्दी से सारे जो है वो लास्ट मोमेंट से पूछ लूँ. मज़र साहब, जब एंटरप्रेन्योर्स की बात की जाती है तो बहुत ज़बरदस्त इनका एक फ्यूचर दिखाई देता है पाकिस्तान के लिए. एसएमईज एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं मैसेज देना चाहूँगा हुकूमत पाकिस्तान को कि आप अपने एंटरप्रेन्योर्स को ट्रस्ट करें और इनको अपने साथ लेकर चलें, इनको अपने बोर्ड्स पे लेकर आएँ, इनको अपनी मिनिस्ट्रीज़ में लेकर आएँ, क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स वो वाहिद लोग हैं
जो सारे इश्यूज़ को जानते हैं, और बिजनेसमैन ही है वो जो जानता है कि आसानी से किस तरह चीज़ों को बेहतर करना है। तो पॉलिसीज़ रूल्स अपनी जगह हैं, लेकिन आप एक्सपीरियंस के लिए एक्सपीरियंस बिजनेसमैन को, डिफरेंट फील्ड्स के बिजनेसमैन को उन फील्ड्स में लेके जाएं। फाइनेंस की फील्ड में बैंकर्स को लेके जाएं, इंडस्ट्री की फील्ड में इंडस्ट्रियलिस्ट को लेके जाएं, टेक्सटाइल की फील्ड में टेक्सटाइल वालों को लेके जाएं, लेकिन हर फील्ड में बिजनेसमैन को आगे लेके जाएं, जिस तरह यूरोप और अमेरिका में होता है। थैंक यू सो मच मजहर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। Always a काफ़ी pleasure. डिटेल एनालिसिस और हमने आज काफ़ी डिटेल डिस्कशन की टेक्सटाइल पॉलिसी के हवाले से, इकोनॉमिक कंडीशन के हवाले से, जनरल सिनेरियो जो दिखाई देता है। दैट्स ऑल। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।